नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अशनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। तो इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लो। हम इसमें पढ़ने वाले हैं वेव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, मिक्स्ड, स्प्रिंग और डायरेनल टाइड्स क्या होता है, हाई टाइड, लो टाइड ये क्या होता है, फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है टाइड्स का, ओशियानिक करंट देखेंगे, फिर उसके भी टाइप्स देखेंगे और कुछ मेजर ओशियानिक करंट्स जो हैं जो बहुत फेमस है उनको हम देखेंगे मैप पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सब चीजें को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें उसको, और वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो ओशन वाटर है ना ये डायनेमिक है। ठीक है, हमेशा चेंज होते रहता है। देखोगे आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कभी टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी, डेंसिटी, या फिर कहें तो सन, मून, इनकी एनर्जी की, या फिर सनलाइट की वजह से आप देखोगे कि हमेशा ओशन के वाटर में मूवमेंट देखने को मिलती है। और ये मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, देखो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना उसमें ओशियानिक करंट और वेव आता है। जब इस तरह का मूवमेंट होगा सतह पे तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और जब ऐसे खड़े खड़े मूवमेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट जिसमें आपका टाइड्स आता है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका वेव। अब वेव क्या होती है इसको समझ लो। वेव्स एक तरह से कहें तो ये पानी के सरफेस पे ना बनने वाली लहरें होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये एक रेगुलर पैटर्न में होती हैं। ठीक है, देखोगे आप रिदमिक डिस्टरबेंस एक रेगुलर पैटर्न में होती हैं, और या तो ऊपर नीचे हो सकती हैं या तो फिर आगे पीछे भी हो सकती हैं। इस तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसमिट करता है। अब ध्यान देना, जैसे ओशियानिक वाटर है ये, अब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है, बट वाटर को मीडियम की तरह यूज करके एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो, जैसे ये ओशन है। अब एक लकड़ी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से वेव जब आएगी तो इस लकड़ी को ऊपर नीचे बस मूव करा पाएगी। ऐसा नहीं कि इस लकड़ी को हजारों किलोमीटर दूर बहा के लेके चली जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ का जो वाटर है यहीं पे है, बस वेव के आने की वजह से ये ऊपर नीचे इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। तो आई होप कि आपको वेव समझ में आया होगा। अब इसके जल्दी से पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, अब देखो इस वाले फिगर को देखो, जो इसमें हाइट पे इस तरह की सरफेस पे बनती है ना, इसी को हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो सबसे हाई पॉइंट होता है वेव में। फिर ट्रफ क्या होता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, जहाँ जो कि ये वाला पॉइंट है आपका ट्रफ, और ये वाला पॉइंट है क्रेस्ट। फिर कह रहा है वेव की हाइट क्या होती है। अब देखो क्रेस्ट, क्रेस्ट से लेके ट्रफ, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो इसी को हम बोलते हैं वेव की हाइट। फिर इसके बाद कह रहा है वेव की लेंथ क्या होती है। अब दो क्रेस्ट के बीच में, ठीक है, ये जो जगह है, ये वाली जो गैप है, इसमें अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम बोलेंगे वेव की लेंथ होती है। अच्छा, फिर वेव का पीरियड क्या होता है। फिर जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। अब ए को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसी को क्या बोलते हैं, वेव पीरियड। और फिर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर तो वेव की फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकेंड या फिर एक मिनट में कितना ज्यादा क्रेस्ट या फिर कितना ज्यादा ट्रफ बनना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद है टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, हमने जस्ट पढ़ा कि ये क्या है, वर्टिकल मूवमेंट है। तो वर्टिकल मूवमेंट में क्या, द पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ द सी। आप देखोगे कि जो ओशन वाटर होता है ना, उसमें कभी पानी
का जो लेयर होता है, जो सरफेस होता है, ये ऊपर आ जाता है, फिर कभी नीचे चला जाता है। तो ये अप एंड डाउन करके मूवमेंट करता है इस तरह से, तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल मूवमेंट मानते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट टाइड होता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है? बे ऑफ फंडी में, ठीक है? ये कहाँ पे है बे ऑफ फंडी? कनाडा में है। तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइड या फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड कहाँ पे आता है, तो वो बे ऑफ फंडी है। फिर टाइप्स ऑफ टाइड देख लेते हैं। एक हाई टाइड होता है और दूसरा होता है लो टाइड। हाई टाइड नाम से ही लग रहा है, जब जो है सरफेस इसका जो सी लेवल है, ये अपने नॉर्मल सरफेस से ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो ये नॉर्मल सरफेस है, अब यहाँ से सी लेवल ऊपर आ गया तो इसको हम हाई टाइड बोलेंगे, है ना? ये क्यों होता है? जब मून और सन की जो एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करता है तब। फिर लो टाइड क्या होता है? जब यही हाई टाइड के बाद जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वापस अर्थ वाटर को अपनी तरफ पुल करती है, तो यहाँ से फिर क्या होता है? लो टाइड बनता है ना? और फिर क्या कह रहा है कि जब यही वाला वाटर जब फॉल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड समझ में आ गया। तो अब देखो, अब इसको हम ना पोजीशन के बेस पे देख लेते हैं कि सन, मून और अर्थ किस किस पोजीशन में रहते हैं, तो उस टाइड को क्या बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होता है? इसमें देखो, कह रहा है कि ये आप देखोगे कि एक महीने में दो बार होता है। कब? एक न्यू मून को होता है और एक फुल मून को होता है। मतलब 14-14 डे का गैप होता है इसमें, इसलिए एक महीने में दो बार हो रहा है। फिर कह रहा है कि ये तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। जैसे यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, ठीक है? तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड। अब स्प्रिंग टाइड में आप देखोगे कि हाई टाइड बनता है ना? क्यों? क्योंकि इधर से मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है, इधर से सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो लग रहा है, ठीक है? तो दोनों तरफ हाई टाइड बनेंगे। फिर उसके बाद आता है नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है? ये तब होता है जब फर्स्ट क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर होता है मून का, ठीक है? फुल मून या फिर न्यू मून के बाद फर्स्ट क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर जब बनता है न्यू मून का, तब होता है। कह रहा है कि सन एंड मून आर एट द राइट एंगल। अब देखो, मून यहाँ चला गया, सन यहाँ है, तो अब ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका उतना अच्छे से लग पाएगा, ना तो इसका उतना अच्छे से लग पाएगा, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, है ना? अब यहाँ था तो सन अकेले इधर लगा ले रहा था, इधर ये लगा ले रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा? काउंटर बैलेंस, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये इधर। इसी की वजह से नीप टाइड होता है, ठीक है? नीप टाइड क्या होता है? जो लो टाइड होता है ना, उससे हल्का सा कम होगा, और स्प्रिंग टाइड क्या होता है? जो हाई टाइड होता है उससे हल्का सा ज्यादा आता है, ठीक है? तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब निप टाइड में क्या होता है? कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज ईच अदर, एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट में लगने लगते हैं, तो इसीलिए हमारा लोवेस्ट टाइडल रेंज देखने को मिलता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझ लो, पेरिजी और एपोजी हमेशा पूछा जाता है। पेरिजी मतलब पास से याद रख लेना, और एपोजी मतलब दूर से, ठीक है? हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो पेरिजी मतलब पास। कब होता है? जब मून अर्थ के बिल्कुल पास में आ जाता है, क्लोजेस्ट आ जाता है, तब उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पेरिजी। और एपोजी जब मून अर्थ से दूर चला जाता है, फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है? जब बहुत दूर चला जाता है, सबसे दूर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोजी, ठीक है? अब इसके बाद ओशियानिक करंट है। ओशियानिक करंट कौन सा मूवमेंट है? किस टाइप का मूवमेंट है? ये है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना? कह रहा है कि जो ओशियानिक करंट्स होता है, ये कंटिन्यूअस या फिर कहें तो डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर होता है। इसमें क्या होता है? वेव्स में वाटर नहीं मूवमेंट कर रहा था, बट ओशियानिक करंट में वाटर का मूवमेंट होता है ना? कह रहा है कि वाटर की डेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर, सैलिनिटी या फिर अर्थ की रोटेशन की वजह से आप देखोगे कि वाटर का मूवमेंट होगा, और कितना, कैसे, किधर मूवमेंट होगा, ये सब क्या डिसाइड करता है? टेम्परेचर, सैलिनिटी और वहाँ की डेंसिटी, ठीक है? ये सब डिसाइड करते हैं। अब कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे ओशियानिक वाटर की मूवमेंट होती है? तो सबसे पहले है आपका विंड। अब देखो, यहाँ पे सपोज करो मूवमेंट, यहाँ पे वाटर है, ओशन वाटर है, इधर से विंड आ रही है, आपकी ईस्टर्ली विंड आ रही है, तो ये इधर से वाटर को सामने की तरफ खींचते हुए लेके चली जाएगी। तो विंड इस तरह से कुछ मूव कराएगी। फिर इधर से वेस्टर्ली आती है, तो वो वेस्टर्ली अपने डायरेक्शन में वाटर को मूव कराएगी।
दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, इससे वर्टिकल मूवमेंट होता है। अब ऊपर का जब पानी गर्म हो जाता है और नीचे का ठंडा रहता है ना? तो ये जैसे हम पानी गर्म करते हैं ना, तो नीचे गर्म होने के बाद फिर ये नीचे से ऊपर जाता है और ये ऊपर से नीचे आता है। तो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इस तरह से भी मूवमेंट होता है। फिर सैलिनिटी डिफरेंस होता है, तो भी मूवमेंट होता है। सैलिनिटी, अगर देखो, सरफेस पे सैलिनिटी वैसे तो कम होती है, ठीक है? नीचे हल्की सी ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे हमेशा इक्वेटर के आसपास में बारिश होती रहती है, या फिर पोल रीजन है तो वहाँ आइस मेल्ट करती है तो फ्रेश वाटर होता है सरफेस पे। बीच में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो इधर वाटर थोड़ी हैवी होगी जब सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो। तो इसकी वजह से भी ओशियानिक वाटर में मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर अर्थ का रोटेशन, अब कोई भी चीज़ है, ठीक है? अर्थ पे ही ये सारे वाटर हैं, लैंड्स हैं। अब जब अर्थ खुद मूव कर रही है, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी वजह से ओशियानिक वाटर में मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर लास्ट है आपका, लास्ट नहीं, बहुत से कॉजेज़ होते हैं, बट यहाँ ये समझ लो कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें लास्ट है टाइड्स। अब टाइड्स की वजह से कैसे मूवमेंट होता है, जस्ट पीछे मैंने आपको बताया है। तो चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ओशियानिक वाटर या फिर ओशियानिक करंट्स कौन-कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, अगर हम ओशियानिक करंट्स की बात करें, तो मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है वार्म करंट और दूसरा होता है कोल्ड करंट। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, वार्म जो गर्म होगी, कोल्ड जो ठंडा होगी। अब इस फिगर को जरा देखो, इसमें जो रेड से है ना, ये सब वार्म करंट है और जो ब्लू से है वो कोल्ड करंट है। एक पैटर्न आप नोटिस करो, जो कोल्ड करंट है इधर अंटार्कटिका की जो बर्फ है, ठीक है, आइस है, उधर से आ रही है, तो ये ठंडी जगह से आ रही है। बट ये जो रेड वाली बनी है, ये बिल्कुल आपका देखोगे तो बीच में है, इक्वेटर के आसपास या फिर टेम्परेट रीजन के आसपास। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, सोलर इंसुलेशन ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। इसी की वजह से यहाँ की जो विंड होती हैं या फिर जो करंट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, हॉट होती हैं। बस यही रीजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि आप कोल्ड करंट देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि इधर से आप देखोगे अलास्का के पास, ये अलास्का है, तो ये भी कोल्ड रीजन है। तो इधर से जो करंट आई है उसकी वजह से ये कोल्ड हो गई है, और इसी कोल्ड होने की वजह से यहाँ सेंटे आना एक, आप देखोगे कि इधर डिजर्ट का फॉर्मेशन करती है। एक चीज हमेशा याद रखोगे कि जो कोल्ड करंट होती है ना, वो किसी भी कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे देखो, ये साउथ अमेरिका है, इधर कोल्ड करंट है। ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर कोल्ड करंट है, ठीक है। ये आप देखोगे अफ्रीका है, इधर कोल्ड करंट है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में आप देखोगे कोल्ड करंट देखने को मिलती है। यही रीजन है कि जितने भी मेजर डेजर्ट हैं वो कॉन्टिनेंट के, आप देखोगे कि वेस्ट साइड में देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें अगर इंडिया में, तो देखोगे कि थार डेजर्ट है, ये भी वेस्ट साइड में ही देखने को मिलता है। और ईस्ट साइड में आपको इस तरह के डेजर्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उधर चलती है आपकी हॉट करंट, ठीक है, या फिर वार्म करंट। इसकी वजह से क्या होता है, बारिश कराती है, ठीक है, रेनफॉल इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, तो बारिश होता है जिसकी वजह से डिजर्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जरा सा देख लेते हैं वार्म करंट। कह रहा है कि ये फ्लो फ्रॉम लो लैटिट्यूड इक्वेटर टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड। कहाँ बहता है, लो लैटिट्यूड से, यानी कि 0 डिग्री के आसपास से लेके हायर लैटिट्यूड की तरफ, 90 डिग्री की तरफ, ठीक है, या फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री इधर की तरफ बहता है। इसमें अगर हम देखें तो कुछ बहुत फेमस है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आपकी अटलांटिक में चलती है। फिर क्यूरोशियो हो गया, ये पैसिफिक में चलती है। ब्राजीलियन करंट हो गया, ये भी आपकी अटलांटिक में चलती है, ठीक है। अब देखो, इस फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये ब्राजीलियन करंट है, ये जो है आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। फिर कोल्ड करंट को देख लो, कह रहा है फ्लो फ्रॉम हायर लैटिट्यूड, यानी कि पोलर रीजन टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड। ये एक बात चीज आप लोग याद रखना कि जो कोल्ड करंट होती है वो हायर लैटिट्यूड से, मतलब 90 डिग्री के आसपास से या 60 डिग्री के आसपास से, ठीक है, लो लैटिट्यूड की तरफ जाएगी। और वार्म करंट लो लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएगी, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी वार्म करंट। और कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी। तो हमें क्या देखने को मिलता है,
अगर ठंडी जगह से आ रही है तो करंट ठंडा होगा, कोल्ड करंट होगा। अगर गर्म जगह से जा रही है तो वार्म करंट होगा। वो गर्म कहाँ होता है? इक्वेटर के आसपास। ठंडा कहाँ होता है? पोल के आसपास, है ना? अब देखो इसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? जो ओशियनिक करंट होता है, हॉट हो गया या फिर कोल्ड हो गया, तो इससे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? तो सबसे पहले क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। कहीं भी कोल्ड या फिर हॉट करंट चलेगी, तो आसपास के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। अब कैसे इफ़ेक्ट करती है? जब वार्म करंट चलती है, तो जो कोस्टल एरिया होता है आसपास, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं या फिर वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वो भी वार्म हो जाता है, ठीक है? और जब कोल्ड करंट चलती है तो वो कोस्टल एरिया कूल हो जाता है या फिर ड्रायर हो जाता है, सूखा हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में, जैसे मान लो इधर से वार्म करंट आ रही है, इधर से कोल्ड करंट जा रही है, दोनों इस वाले पार्ट या फिर इस वाले एरिया में आके मीट कर रहे हैं, मिल गए हैं। तो यहाँ पे ना शैवाल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन एक तरह से समझ लो। और उस वो क्या होता है कि फिश का एकदम पसंदीदा खाना होता है। उसको फिश खाने आती हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा फिशरी इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। सब जिसको भी फिश पकड़ना होता है सब लोग यहीं पे वेट करते हैं जहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिश की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। ये फाइटोप्लैंक्टन को खाने आती हैं। उसके बाद देखो कि जो नॉर्थ अटलांटिक है, ये एक फिशिंग ग्राउंड माना जाता है। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड के पास में। अब न्यू फाउंडलैंड के पास में अगर पाया जा रहा है फिशिंग ग्राउंड, तो वहाँ की विशेषता क्या होगी? एक तो हॉट करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलती होगी, इसी की वजह से वहाँ पे फिशरीज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। फिर थर्ड है नेविगेशन। कह रहा है शिप यूजेस फेवरेबल करंट टू सेम सेव टाइम एंड फ्यूल। अब क्या होता है कि शिप जब नेविगेट करती है ना, जैसे मान लो इधर से इधर को जा रही है, तो अगर इधर से इधर विंड चल रही है तो इसको हेल्प हो जाएगी, कम फ्यूल लगेगा। अगर इसके अपोजिट जाएगी तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, ठीक है। तो ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वजह से भी ओशियनिक करंट इसको इफेक्ट कर रहा है नेविगेशन को। फिर फोर्थ है डिजर्ट का फॉर्मेशन। डिजर्ट का फॉर्मेशन जस्ट मैंने आपको बताया ना कि कंटिनेंट के वेस्ट साइड पे डिजर्ट देखने को मिलेंगे, इस वाले एरिया पे आपको डिजर्ट देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे अटकामा डिजर्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे कि इधर बोट्सवाना का डिजर्ट हो गया, और फिर इधर थार डिजर्ट हो गया, इधर अरेबियन डिजर्ट हो गया, इधर सैंडी गिब्सन विक्टोरिया हो गया, ठीक है। अब यही सब रीजन है। अब यहाँ पे मोजावे डिजर्ट हो गया, यहाँ पेंटागोनिया का डिजर्ट हो गया, तो इसी तरह से आपको हमेशा वेस्टर्न पार्ट पे डिजर्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उधर कोल्ड करंट चलती है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये मैप मैंने आपके लिए लगाया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रेड से है वो आपकी वार्म करंट है, और जो ब्लू से है वो कोल्ड करंट है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से करंट स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पानी गर्म है बिल्कुल, इधर से ईस्टर्ली चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है, इधर से ये इस पे टकराएगी, तो एक लेफ्ट में जाएगी एक राइट में जाएगी। जो राइट में जाएगी इसको ब्राजीलियन करंट बोलेंगे, और जो लेफ्ट में जाएगी ऊपर की तरफ इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम या फिर गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम और आगे जाती है तो इसको हम बोलते हैं, अब देखो गल्फ स्ट्रीम आगे गई है ना, तो इससे एक ठंडी करंट आगे जुड़ेगी। अब ठंडी कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये देखो पोलर रीजन के पास से आ रही है, हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ, और इसका नाम क्या है? लेब्राडोर करंट। अब इससे मिल जाएगी तो फिर ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद नॉर्वेजियन करंट बन के ये ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये नॉर्वेजियन करंट हॉट करंट होता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम में तो हॉट है ना, तो वही हॉट करंट ऊपर चला जाता है। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जितने बर्फ वर्फ जमे होंगे सबको पिघला देगा। और यही रशिया का एक मरमस्क हार्बर पोर्ट है, सी हार्बर पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है मरमस्क नाम से। तो जितने भी विंटर सीजन में रशिया का जितना पोर्ट है सब बर्फ से जम जाता है, बस इसको छोड़ के। क्यों इसको छोड़ के? क्योंकि यही जो हॉट करंट जो है जाके उस बर्फ को पिघला देती है, तो इसका काम धाम वहीं से ट्रेड चलता रहता है। अब फिर ये यहाँ से टर्न होती है, टर्न होके कोल्ड करंट में नीचे आती है, और इसका नाम हो जाता है कैनारी करंट। जब ये नीचे आती है तो यहाँ पे सहारा डिजर्ट का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि बारिश तो कराएगी नहीं, कोल्ड करंट है, हॉट करंट ही बारिश कराती है। फिर उसके बाद नीचे आके ये वापस से इसको ज्वाइन कर लेती है।
अब इधर से ब्राज़ीलियन जो करंट नीचे तक गई थी, ये इधर से हॉट करंट है। बट यहाँ नीचे से एक और करंट आती है, फॉकलैंड करंट। ये आपकी कोल्ड करंट होती है। क्यों? क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास से जा रही है, ठंडी जगह से, हायर लैटीट्यूड से लोअर लैटीट्यूड पे। फिर ये कुछ इधर जाती है, आप देखोगे ब्राज़ीलियन करंट टर्न होती है और ये भी टर्न होके ठंडी करंट बन के इधर जाएँगी। फिर यहाँ से बेंगुला करंट जाएगी, ये भी कोल्ड होगी क्योंकि ये भी ठंडी जगह से आ रही, तो इधर बोत्सवाना का डेज़र्ट बनता है। फिर आप देखोगे कि इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट चलता है, मतलब इक्वेटर के नीचे है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये नीचे आता है मोजाम्बिक करंट बनाता है, और फिर इधर से अल्गोहास, ये लो लैटीट्यूड से हाई लैटीट्यूड की तरफ आ रहा है तो हॉट करंट होगा। फिर ये इधर से नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा तो कोल्ड करंट हो जाएगा। उसी तरह से देखोगे आप पैसिफिक ओशन में भी नॉर्थ में चलता है, इधर से वापस जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्यूरोशियो बोलते हैं, हॉट करंट है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इक्वेटर से। और फिर उधर से ऊपर से एक करंट आती है जो कोल्ड करंट होती है, इसको हम ओयाशियो करंट बोलते हैं। तो एक बार ये मैप पॉज करके, ठीक है, मैं सबको इरेज कर दूंगा, पॉज करके आप अच्छे से इस करेंट्स को पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है? मैं किसी सेपरेट वीडियो में इसको समझा दूँगा क्योंकि इसमें समझाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको बहुत डीपली समझाना पड़ेगा आपको, हर एक करेंट्स को। क्योंकि आप मैप के थ्रू देखोगे ना, तो आपको लंबे देर तक याद रहेगा। इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा कोल्ड है, कौन-सा हॉट। ये आपको मैप देख के समझ में आ जाएगा कि अगर ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो कोल्ड करंट है। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, तो हॉट करंट है। तो और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है? तो यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं इससे। बस इस चैप्टर में इतना ही है, मैं इसको किसी सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना कि क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे देना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि यार मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और ये सब बता देना जो भी होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।